ये कहानी एक खूबसूरत धूप भरे दिन से शुरू होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट आसमान की तरफ देख रहा था और ईगल्स को उड़ते हुए देख रहा था। अपनी आंखों को तेज धूप से बचाते हुए उसने गहरी उदासी महसूस की। अचानक एक भाला हवा में उड़ता हुआ आया और उसके सामने खड़े एक सैनिक को मार गिराया। फिर भी वह शांत खड़ा रहा, बिना किसी डर या घबराहट के। तभी उस भाले के मालिक ने उसका नाम लेकर आवाज लगाई, जिन। उसने जीन से पूछा कि वह लड़ाई के बीच में यूं खाली क्यों खड़ा है। क्या वह थक चुका है? यह खुलासा होता है कि यह सब एक युद्ध के दौरान हो रहा था, जहां दो सेनाएं आपस में भिड़ रही थीं। जीन ने तुरंत लड़ाई में छलांग लगाई और दुश्मन सैनिकों को अपनी सोड से आसानी से काटता चला गया। लड़ाई के बीच वह रुका और अपने दोस्त की तरफ मुस्कुराकर कहा, दूसरों की चिंता करना छोड़ो और पहले अपनी चिंता करो। उसका दोस्त हंसते हुए जवाब देता है, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। जीन दुश्मनों की ओर बढ़ते हुए कहता है कि वह एक भाड़े का सैनिक मर्सिनरी है और लोग उसे मार्शल आर्ट्स मर्सिनरी कहते हैं। दुश्मनों को हराने के बाद जीन रुककर कहता है कि यह खिताब उस पर पूरी तरह से फिट बैठता है। लेकिन जल्द ही एक पूरी सेना उनकी ओर बढ़ती है। जीन एक फेमस कहावत का जिक्र करता है, जो एक बार मर्सिनरी की दुनिया में कदम रखता है वह केवल मौत के साथ बाहर निकलता है। जीन और उसका दोस्त दुश्मनों के एक विशाल बल के खिलाफ अकेले खड़े होते हैं। उसका दोस्त जीन से वादा करता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद वे साथ में ड्रिंक करेंगे। जीन मजाक करते हुए कहता है, पहले कौन बेहोश होगा? आओ, इस पर बेट लगाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद जीन अपने दोस्त को गंभीर रूप से घायल देखता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात बिगड़ते ही जाते हैं। उसके दोस्त ने अपने आखिरी शब्दों में अपनी बेटी एसओए का नाम लिया और जीन से उसकी देखभाल करने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद उसका दोस्त हमेशा के लिए चला गया। जीन गहरे दुख में डूबा हुआ अपने दोस्त की कब्र पर जाता है। वह ड्रिंक की एक बोतल लाता है, जिसे उन्होंने लड़ाई के बाद साथ में पीने का वादा किया था। जीन सोचता है कि क्या उसे अपने दोस्त की आखिरी विश पूरी करनी चाहिए। वह तय करता है कि पहले वह सुआ से मिलेगा। जीन एक दूरदराज के गांव में पहुंचता है, जहां सुआ रहती है। वह देखता है कि गांव की हालत बहुत खराब है। गांव में एक छोटे लड़के की मदद से वह सुआ के घर पहुंचता है। घर के अंदर वह देखता है कि वहां सब कुछ खाली और बिखरा हुआ है। सिर्फ एक छोटी सी खाट है, जिस पर एक लड़की लेटी हुई है। लड़की डरते हुए पूछती है, तुम कौन हो? जीन उससे पूछता है, क्या तुम जंग की बेटी ऐसोए हो? वह जवाब देती है, हाँ। जीन उसे बताता है कि वह उसके पिता का साथी था और उसके पिता ने अपनी आखिरी विश में उसे ढूंढने को कहा था। यह सुनते ही सुआ समझ जाती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वह रोने लगती है। जीन उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। सुआ अचानक जीन पर अटैक कर देती है। जीन को पता चलता है कि उस लड़की में अद्भुत शक्ति है। वह सोचता है कि उसकी मार किसी पत्थर पर पड़ती तो वह चकनाचूर हो जाता। जीन यह भी सोचता है कि क्या उसे अपनी सोड का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी एक विशाल आदमी दीवार तोड़ते हुए अंदर आता है। लड़की पीछे से जीन पर तेजी से हमला करती है। वह जीन के सीने में एक जबरदस्त घूंसा मारती है, जिससे जीन खून की उल्टी करने लगता है। लड़की और वो आदमी जीन के पास खड़े होते हैं और जीन जमीन पर गिरा हुआ होता है और वो हमला झेलने के बाद थक चुका होता है। जीन सुनता है कि वो आदमी लड़की को शिला कहता है और यह कहता है कि उसे जीन को हराने में इतना समय क्यों लगा। लड़की उसकी बात पर सोचती है और दोनों हंसते हैं। इसी बीच जीन को अपनी पहली मुलाकात याद आती है, जब जंग ने उसकी एबिलिटी पर सवाल उठाया था कि क्या वह बिना वायलेंस के लोगों से पूछताछ करके क्रूशल जानकारी हासिल कर सकता है। जीन ने उसे बताया था कि यह तरीका ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि सामने वाला क्या जानता है और क्या नहीं। जंग ने यह भी कहा था कि इस तरीके को कामयाब बनाने के लिए बेहद मजबूत सहन शक्ति की जरूरत होती है। प्रेजेंट समय में जीन बंधा हुआ होता है और वो आदमी उसे पेट में एक और घूंसा मारता है। आदमी उसे पकड़कर कहता है, तुम असल में कौन हो? लड़की, जो चाकू पकड़े हुए है, धमकी देती है कि अगर उसने सही जवाब नहीं दिया तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा। इस बीच ईयोक घर के बाहर खड़ा है और सुन रहा है कि जीन वही बातें बार बार कह रहा है कि वह जंग का दोस्त है और जंग ने उसे अपनी बेटी सोआ की देखभाल करने के लिए कहा था। जीन लड़की से पूछता है, तुम कौन हो
और ये सब क्यों कर रही हो? लड़की चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है और कहती है, चुप रहो, यहां सिर्फ हम सवाल पूछेंगे। फिर वह पूछती है, तुम्हें कैसे समझ में आया कि मैं सोआ नहीं हूं? जीन काल्मली जवाब देता है, क्योंकि सोआ मुझे जानती थी, लेकिन उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। गुस्से में लड़की उसे झूठा कहती है और बताती है कि जंग ने मर्सिनरीज के साथ 2 साल काम किया था, लेकिन जीन ने कभी इस गांव में कदम नहीं रखा। जीन को अचानक समझ आता है कि ये लोग भी सोआ को ढूंढ रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वह ढूंढ रहा है। लड़की और ज्यादा गुस्से में आकर उससे सब कुछ बताने की मांग करती है, लेकिन जीन जवाब देता है, अगर मुझे सच में कोई जानकारी होती तो क्या तुम समझते हो कि मैं यहां इस हालत में बैठा रहता? तभी जीन रस्सियों पर ध्यान केंद्रित करता है और कहता है, अब ये खत्म होगा। लड़की और वो आदमी हैरान रह जाते हैं कि जीन ने खुद को कैसे आजाद किया। जीन उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं देता और लड़की पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वह दीवार से टकरा जाती है। आदमी पीछे से जीन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जीन उसकी हरकत को पहले से ही भांप लेता है और उसे पेट में एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वह जमीन पर गिरकर चुप हो जाता है। लड़की देखती है कि जीन ने हाई लेवल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया है। वह समझ जाती है कि जीन ने कभी भी सच में आत्मसमर्पण नहीं किया था, बल्कि वह केवल नाटक कर रहा था। जीन लड़की के पास जाता है और कहता है, मेरे पास तुमसे एक सवाल है, और अगर तुम सही जवाब देती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़की गुस्से में कहती है, तुम्हारे शब्दों का कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मार दो। जीन शांत स्वर में पूछता है, क्या तुम सच में मरना चाहती हो? लड़की उसे गालियां देती है और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। जीन चौंक जाता है, क्योंकि उसने उसे नहीं मारा था। फिर भी लड़की मरी हुई पाई जाती है। जीन पास में खड़े इयोक को देखता है और उसके हाथ में एक छोटा सा सीटी होती है। जीन को समझ में आ जाता है कि इयोक ने उसी सीटी का इस्तेमाल करके लड़की को मारा है, और इयोके ने जीन को देखा और कमेंट किया कि उसने उनकी सभी उम्मीदों से बढ़कर किया। जीन ने जवाब दिया कि तुमने भी चौंका दिया, ये कहते हुए कि इस तरह अपने टीममेट को मार डालना बड़ी क्रूअल्टी को दर्शाता है। और क्या दुनिया इतनी कैओटिक हो चुकी है कि मर्डर को इतनी आसानी से किया जा रहा है? इयोक ने कहा कि उसे नहीं पता था कि जीन वास्तव में कौन है, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह हमसे पंगा लेने के लिए पछताएगा। इन शब्दों के बाद इयोक अचानक मर गया, जिससे जीन उसकी मौत से गहरे प्रभावित हुआ। जीन ने चुपचाप जंग के बारे में सोचा। उसे पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है और क्यों प्रोफेशनल किलर्स उसकी बेटी को इतनी बुरी तरह से सर्च कर रहे हैं। उसने महसूस किया कि उसे एसओए को खोजने के लिए जल्द से जल्द और जानकारी की ज़रूरत है। जीन सोचने लगा कि इस प्लेस में कौन उसकी मदद कर सकता है। सीन एक नई जगह पर बदलता है, जहां एक शानदार मैंशन दिखाया जाता है। मैंशन के अंदर कोई अपने लीडर के सामने घुटने टेक कर बैठा है। लीडर ने पूछा कि क्या वो तीनों मारे गए। घुटने टेकने वाले व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा कि हाँ, वह सभी लोग मारे गए। लीडर ने कहा कि मैंने सुना है कि उन तीनों को एक ही व्यक्ति ने मारा है। सबॉर्डिनेट ने कहा कि वो व्यक्ति काफ़ी स्किल्ड व्यक्ति था और उसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ थीं। उसने उस पर्सन को एक यंग लड़के के रूप में बताया, जिसके शरीर का निर्माण स्ट्रांग था, लेकिन यह भी साथ में बताया कि वे उसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं पता कर पाए। लीडर ने कहा कि जीन की टेक्निक्स इतनी सिंपल थीं कि यह पहचानना मुश्किल था कि वह किस प्रकार की मार्शल आर्ट्स का उपयोग कर रहा था। फिर उसने जीन की मूवमेंट्स के बारे में पूछा। सबॉर्डिनेट, जिसका नाम सागवी है, उसने बताया कि जीन पूरी तरह से गायब हो गया था और वे उसे ट्रैक करने में असमर्थ थे। लीडर ने सागवी से कहा कि अगर तुम लोग उसे ट्रैक नहीं कर पाए तो वह कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, और अब सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। कुछ सोचने के बाद लीडर ने सागवी से कहा कि शायद यही सबसे अच्छा रास्ता है, और उसे जीन पर नज़र रखने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वह सोआ को खोजने में उनकी मदद कर सकता है। सीन फिर से बदलता है। हमें पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत सा घर दिखाया जाता है। अंदर एक वुमन बिस्तर पर सो रही होती है। तभी एक और लड़की प्रवेश करती है और उसे मैडम लू पुकारते हुए बताती है कि एक गेस्ट उसका इंतजार कर रहा है। वह लड़की मैडम लू को एक छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखाती है और बताती है कि गेस्ट ने यह कहा है कि वह इसे देखेगी तो उसे मिलना चाहेंगे। ऑब्जेक्ट को देखकर मैडम लू जल्दी से उठती है और लड़की यह भी बताती है कि गेस्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर वह नहीं मिलेंगी तो सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वास्तव में
मैडम लू उस गेस्ट से मिलने जाती है जो जीन होता है। वह उसे ग्रीटिंग्स देते हुए कहता है कि बहुत टाइम हो गया है मिले हुए, और उस मैडम को नैन नाम से बुलाता है। जीन मजाक करते हुए पूछता है कि वह अपना खूबसूरत चेहरा इतनी बदसूरत मास्क के पीछे क्यों छुपाती है, और यह चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद उसके चेहरे पर स्पॉट्स हो गए होंगे। नैन सार्कास्टिकली जवाब देती है कि उसने मास्क पहने हुए इतना टाइम बिता लिया है कि उसे यह याद ही नहीं रहा कि उसने मास्क पहना हुआ है। और फिर वह कहती है कि जीन को खुद मास्क उतारने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन तुरंत विचार बदलते हुए कहती है कि वह नहीं चाहती कि जीन उसका खूबसूरत चेहरा देखे। जीन उसके चिन को थामते हुए कहता है कि यह उसे परेशान करता है, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि वह फिर से उसका खूबसूरत चेहरा देखेगा। उसने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैडम लू ने उसका चेहरा थामते हुए पूछा कि तुम इतने यंगर कैसे लग रहे हो। जीन ने मजाक में कहा कि क्या तुम जेलस हो, और यह भी जोड़ा कि अगर ऐसा है तो वह हार चुकी है। नैन गुस्से में आकर उससे बहस करने लगी, ये कहते हुए कि उसके बेवकूफ़ी भरे मजाक अभी भी नहीं बदले। वह पीछे हट गई और उसने जीन से पूछा कि उसने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कैसे की, और उसने हाल ही में ऐसे किसी खून खराबे वाले युद्ध की खबर नहीं सुनी जो कि उसे इंटरेस्टिंग लग सके। जीन ने जवाब दिया कि वह यहाँ इस कारण नहीं आया है। जब जीन ने उसे बताया कि उसने मर्सिनरी के काम को छोड़ने का फैसला किया है, तो नैन हैरान हो गई। उसने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और फिर से बहस करने लगी, ये पूछते हुए कि क्या उसका मतलब है कि क्या वो पूरी तरह से मर्सिनरी के काम को छोड़ देगा। उसने इस बात का वादा किया और कहा कि वह अपना आखिरी मिशन खत्म करने के बाद इसे छोड़ देगा, जो कि उसका यहाँ आने का कारण है। नैन शांत हो गई और साइड में खड़ी हो गई, और उसने कहा कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जीन कभी मर्सिनरी का काम छोड़ेगा, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि वह यहाँ क्यों आया है। जीन ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा कि वो उससे मदद मांगने आया है, एक नई जॉब ढूंढने के लिए। सीन बदलता है, जीन और नैन साथ बैठे हैं। जीन ने उसे बताया कि वो अब खून खराबे से जुड़ा काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, और वो मर्सिनरी के काम के अलावा और कुछ नहीं जानता है। नैन ने ताना मारते हुए पूछा, तो तुम इसी वजह से इतनी बेशर्मी से यहाँ नौकरी मांगने आए हो। जीन ने समझाया कि उसे अपने आखिरी मिशन को पूरा करने के लिए पैसों की बेहद ज़रूरत है। नैन गुस्से में मुंह फेर लेती है और जवाब देने से मना कर देती है। फिर वह उसकी ओर देखती है और कहती है कि उसकी बात सुनकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह धोखा खा रही हो। उसने बताया कि उनके गार्ड्स में से एक ने हाल ही में नौकरी छोड़ी है, और जीन अपनी एबिलिटी के साथ उस नौकरी को आसानी से ले सकता है। जीन खुशी से झूम उठा और उसके गले लगकर उसका धन्यवाद करने लगा। उसने उसे रोकते हुए कहा कि इस नौकरी के साथ दो शर्तें जुड़ी हैं। जीन ने शर्तों के बारे में पूछा और उसने कहा कि वो हर शर्तों को मानने के लिए तैयार है, जब तक उसमें जान का खतरा ना हो। नैन ने पहली शर्त बताई कि उसे पवेलियन की किसी भी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना। जीन इस शर्त को सुनकर हैरान और नाराज हुआ, लेकिन नैन ने गुस्से में कहा कि वहां काम करने वाले लड़कियां और गार्ड्स के बीच किसी भी तरह का रिश्ता रखना अलाउड नहीं है। अगर उसे यह शर्त मंजूर नहीं है तो वह नौकरी के बारे में भूल सकता है। जीन ने पहली शर्त मान ली और दूसरी शर्त के बारे में पूछा। नैन ने बताया कि दूसरी शर्त शर्त नहीं है, बल्कि एक रिक्वेस्ट है। उसने बताया कि वह चाहती है कि जीन एक मर्डर केस की जांच करे। जीन चौंक गया और कहा कि उसे लगा कि वह उसे सिर्फ गार्ड्स की नौकरी के लिए रख रही है। नैन ने कहा कि यह सामान्य गार्ड्स का काम नहीं है, लेकिन वह उस पर भरोसा करती है, इसलिए वह चाहती है कि वो केस हैंडल करे। वह कुछ और कहने वाली थी, लेकिन जीन बीच में टोकते हुए कहता है कि वह इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन उसे बदले में कुछ चाहिए। वह साफ साफ कहता है कि उसकी सिर्फ एक कंडीशन है, उसे एडवांस पेमेंट चाहिए, क्योंकि उसे अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है। नैन हैरानी से पूछती है कि कहीं वह किसी सीरियस इलनेस से तो नहीं जूझ रहा। जीन अनॉयड होकर कहता है कि वह ऐसी ऑमिनस बातें बंद करे। नैन जवाब देती है कि उसने जीन को पहले कभी इतना सीरियस नहीं देखा। जीन कहता है, अभी के लिए मैं कह सकता हूं कि कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। नैन चुप हो जाती है, पूरी तरह समझ नहीं पाती कि जीन के माइंड में क्या चल रहा है। कुछ देर बाद वह जीन से कहती है, हाँ, तुम्हारा कोई तो कारण होगा इतना दूर आने का।
फिर वह एक बड़ी पाउच में पैसे देकर कहती है कि इसे उसकी बॉडीगार्ड सर्विसेज की एडवांस पेमेंट समझ लो। वह रिक्वेस्ट करती है कि जीन अपना अर्जेंट काम पूरा करने के बाद तुरंत लौट आए। वह जोर देकर कहती है कि उसे अगले दिन हर हाल में वापस आना होगा। जीन उसे मैडम लू कहकर थैंक्स करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि बॉडीगार्ड जीन जल्द ही वापस आएगा। जीन के जाते ही नैन धीरे से कहती है कि अब वो पूरी तरह से एक फ्री मर्सनरी बन चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर के एक और हिस्से में ले जाया जाता है, एक ग्रैंड लाइब्रेरी जहां बुक्स से भरी शेल्व्स हैं। अंदर एक आदमी शांति से बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है और ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। अचानक जीन वहां एंटर करता है और कहता है, 5 साल हो गए जब हमने आखिरी बार सिचुआन में एक दूसरे को देखा था। ये सुनते ही वह आदमी अगबबूला हो जाता है और हाथ में पकड़ी बुक जीन की तरफ थ्रो कर देता है। जीन उसे इजीली डॉज कर लेता है और वह स्माइल कर कर कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन सामने वाला आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं दिखता। वह सडनली जीन पर अटैक कर देता है, पावरफुल पंचेस मारते हुए। दोनों के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें बुक्स फटने और बिखरने लगती हैं। लड़ाई के दौरान उस आदमी ने जीन से कहा कि पिछले साल के मिड से उसकी छिंगहाई से कोई खबर नहीं आई, जिससे उसे लगा कि जीन मर चुका है। जीन सार्केस्टिकली रिप्लाई करता है, अगर मैं मर जाता तो कई औरतें मेरे लिए रोतीं, इसलिए मैं मर भी नहीं सकता था। आखिरकार आदमी काल्म डाउन होता है और कहता है कि जीन बिल्कुल भी नहीं बदला। उसकी सिली सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी वैसी ही है। दोनों बैठकर कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। आदमी पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जीन जवाब देता है, मैंने तुम्हारे और नैन के बारे में सैम से सुना था। ये सुनते ही आदमी परेशान हो जाता है। वह तुरंत पूछता है, क्या तुम नैन से भी मिले? जीन कन्फर्म्स करता है कि हाँ, वह अभी उसके लिए बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा है। यह सुनकर आदमी गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैन के पास वापस जाने की और उसके लिए काम करने की, वो भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? क्या तुम अपना माइंड खो चुके हो? जीन उसे शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहता है, अतीत अब बीत चुका है और मैं नैन पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। ये सब सिर्फ एक बिजनेस अग्रीमेंट है। आदमी कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, अगर नैन ने तुम्हें रखा है तो ज़रूर उसकी कोई वजह होगी, लेकिन तुम सच में बहुत इनसेंसिटिव आदमी हो। इसके बाद वह तंज कसते हुए पूछता है, तो क्या तुम सिर्फ मुझसे मिलने के लिए लोयांग आए हो या फिर तुम यहाँ ब्लडी डिजास्टर के पीछे भाग रहे हो? जीन इनकार करता है और कहता है, मैंने मर्सनरी के जीवन से रिटायर्ड ले चुका हूँ। आदमी जीन की बात पर विश्वास नहीं करता और जोर जोर से हंसता है और कहता है, द ग्रेट मर्सनरी जीन, वो रिटायर हो चुका है? ये मजाक अच्छा है। जीन जवाब देता है, मुझे पता था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर यकीन करना सच में मुश्किल है। जिन फिर आगे कहता है, अब मेरी सिर्फ 2 प्रायोरिटीज़ हैं। पहली, सोआ को ढूंढना और दूसरी, उन लोगों की पहचान करना जो उसका पीछा कर रहे हैं। आदमी सोचने लगता है और फिर कहता है, सोआ, एक लड़की? फिर वह पूछता है, तुम जैसा एक इतना बड़ा योद्धा आखिर एक छोटी सी लड़की को क्यों ढूंढ रहा है? जीन अपने पुराने दोस्त जंग की मृत्यु को याद करता है और बताता है कि जंग ने अपनी आखिरी सांस से पहले उससे रिक्वेस्ट की थी कि वह उसकी बेटी का ख्याल रखे। जंग की आखिरी विश थी कि मैं उसकी बेटी को उसका लास्ट मैसेज दूं और अगर संभव हो तो उसकी देखभाल करूं। यही मेरा अंतिम मिशन है। आदमी सोच में पड़ जाता है और कहता है, अच्छा, अब लड़की वाली बात समझ में आई, लेकिन ये लोग कौन हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं? जीन अपनी हथेली में रखी एक ब्लैक मिस्टीरियस चीज उस आदमी को दिखाता है। आदमी इसे देखते ही डर से कांपने लगता है और घबराकर बोलता है, ये तो सोल बाइंडिंग हॉर्न्स हैं। तुमने इतनी शापित चीजें कहाँ से पाईं? जीन समझाता है कि ये उन लोगों के पास थे जिन्होंने उस पर हमला किया था। उसने यह भी बताया कि उनमें से एक लड़की ने खुद को सुआ बताया और साथ ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉम्बैट स्किल दिखाए। ये लोग किसी भी हालत में सुआ को पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे अब तक ये नहीं पता कि क्यों। आदमी चिंतित स्वर में कहता है, जो लोग सोल बाइंडिंग हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं वे साधारण लोग नहीं होते। अगर तुम सच में रिटायर होना चाहते हो तो इस मिशन को छोड़ दो। जीन उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन फिर उसे जंग की याद आती है जो उसकी बाहों में दम तोड़ चुका था। जीन उस आदमी से मदद मांगता है क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है।
वो आदमी पूछता है कि क्या जीन उससे अपने मृत दोस्त की बेटी को खोजने का रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर मजाक में कहता है कि शायद वह बहुत ज्यादा जी चुका है। आगे वो आदमी जीन से कहता है कि यह रिक्वेस्ट उस एहसान का बदला है जो उसने 8 साल पहले उसके लिए किया था। ये सुनकर जीन को राहत मिलती है, लेकिन जीन चौंक जाता है जब वो आदमी बदले में पेमेंट मांगता है, ये कहते हुए कि उसने कभी नहीं कहा था कि वह ये काम फ्री में करेगा। जीन उसे गिल्ट महसूस कराने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसने दावा किया था कि वो एहसान के बदले मदद कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। आदमी जवाब देता है कि एहसान की वजह से उसने काम करने की हामी भरी, लेकिन एहसान और पैसा दो अलग अलग चीज़ें हैं। जीन एक पोटली निकालता है और कहता है कि वह उसे अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसने पहले ही नान से एडवांस लिया था। वह पोटली उसे सौंपते हुए कहता है कि यह रकम पर्याप्त होनी चाहिए। आदमी पैसे लेकर कमेंट करता है कि जीन बड़ा अजीब इंसान है, पहले नान से काम लिया और फिर एडवांस भी। वह जीन को भरोसा दिलाता है कि अब उसे पेमेंट मिल चुका है तो वह पूरी मेहनत से काम करेगा। जिन उसे धन्यवाद कहता है और कहता है कि वह खबर का इंतजार करेगा। सीन बदलता है, जीन वापस नैन के घर जाता है और उससे उस केस के बारे में पूछता है जिसे वह उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए सौंपना चाहती थी। नैन बताती है कि 3 दिन पहले एक अन्य ब्रॉथल सॉन्ग में मर्डर हुआ था। वहां हियोंग नाम की एक वर्कर और लोयांग के एक सरकारी ऑफिशियल के बेटे यांग की हत्या कर दी गई थी। उसने बताया कि जोंग नामक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था। नैन आगे कहती है कि जोंग को घटनास्थल पर ब्लडीड सोड पकड़े हुए पाया गया था, लेकिन समस्या ये है कि जोंग दावा करता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था। वह दुखी होकर कहती है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसके क्लोज फ्रेंड का बेटा है जो 3 साल पहले मर चुकी थी। नैन बताती है कि जोंग और उसकी बहन सियोल उसके लिए भाई बहन जैसे हैं। वह आगे बताती है कि जब सियोल ने अपने भाई को अरेस्ट होते देखा तो वह पूरी तरह से टूट गई थी। नैन कहती है कि उसे और सियोल को यकीन है कि यांग की हत्या जोंग ने नहीं की होगी, और वह जीन से सच्चाई पता लगाने का रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो यह कर सकता है। सीन बदलता है, जीन शहर के मुर्दा घर में पहुंचता है और वहां के वर्कर से कहता है कि वह मदाम लू की ओर से आया है और इस केस की जांच कर रहा है। मुर्दा घर का वर्कर जीन को शव परीक्षण कक्ष में ले जाता है, लेकिन उसे जल्दी खत्म करने की चेतावनी देता है क्योंकि यह मामला पहले ही ऑफिशियल्स के बीच काफी हंगामा खड़ा कर चुका है। जीन यांग की लाश का निरीक्षण करता है और उसके हाथों के घावों को देखकर किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचता है। तभी कर्मचारी उसे रोककर पूछता है कि क्या वह महिला की लाश भी देखना चाहता है। जीन कहता है कि 2 लोग मारे गए हैं तो वह केवल एक लाश की जांच से संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन कर्मचारी हिचकिचाता है। तभी मुर्दा घर के ऑफिशियल्स वहां आ जाते हैं और जीन को बिना अनुमति के वहां देखकर भड़क जाते हैं। कर्मचारी डरकर अनजान होने का नाटक करता है। एक ऑफिशियल जीन को पकड़ता है, लेकिन जीन तुरंत उसकी कलाई मरोड़ देता है और दूसरे ऑफिशियल पर हमला कर देता है। तभी एक और ऑफिशियल वहां आता है और चिल्लाकर पूछता है कि जीन मुर्दा घर के कर्मचारियों पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जीन उसे देखता है और पहचानता है कि यह युक्की है। युग्गी गुस्से में कर्मचारियों से पूछता है कि वे चुप क्यों हैं और आदेश देता है कि जीन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जीन जल्दी से माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि युग्गी गवर्नमेंट ऑफिशियल है। जीन अपना परिचय मडाम लू के बॉडीगार्ड के रूप में देता है। युग्गी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन वह सवाल करता है कि जीन ने कैसे दावा किया कि वह मडाम लू के लिए काम करता है जब उसने उसे पहले कभी वहां नहीं देखा। जीन बताता है कि उसने हाल ही में काम शुरू किया है और मडाम लू की ओर से ग्रीटिंग्स करता है। युग्गी को तुरंत एहसास होता है कि वह नैन को नाराज नहीं कर सकता क्योंकि उसे उससे नियमित रूप से पैसे मिलते हैं। जीन इस मौके का फायदा उठाकर कहता है कि मडाम लू ने उसे इस केस की पूरी जांच करने का आदेश दिया है, जिसमें बॉडीज की विस्तृत एग्जामिनेशन शामिल है, ताकि बॉडीज के ज्यादा डिकम्पोज होने से पहले सच्चाई का पता लगाया जा सके। युग्गी जवाब देता है कि शव परीक्षण के लिए निर्धारित प्रोसीजर्स हैं जिन्हें पालन करना कंपलसरी है। जीन उसे वार्निंग देता है कि अगर किसी भी कारण से इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट हुई तो मैडम लू नाराज हो सकती हैं। यह सुनकर युग्गी नर्वस हो जाता है और जीन को अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने की परमिशन दे देता है। जीन उसे धन्यवाद करता है और दोबारा बॉडीज की एग्जामिनेशन शुरू कर देता है। फिर
जीन वहां मौजूद लोगों को वार्न करता है कि अगर वे यह सीन टॉलरेट नहीं कर सकते तो उन्हें इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वह अब बॉडी को चीरने जा रहा है। इसके बाद जीन जांच शुरू करता है और थोड़ी देर बाद उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान बॉडी के अंदर कुछ अनयूजुअल चीज़ मिलती है। वह एक रिंग निकालता है और उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। इसी के शुरुआत नैन के घर से होती है, जहां युग्गी उससे माफ़ी मांगने आया होता है। वह झिझकते हुए कहता है, नैन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि जीन तुम्हारा बॉडीगार्ड है। नैन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, गलती मेरी ही थी क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से नहीं बताया। फिर वह समझाती है, आरोपी जोंग मेरे लिए भतीजे जैसा है। ऐसा नहीं है कि मुझे सरकारी जांच पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम भी इस मामले के जल्द से जल्द हल होने की मेरी इच्छा से सहमत होगे। नेन जीन की बेहतरीन स्किल्स का जिक्र करती है और भरोसा दिलाती है कि वह जीन जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगा। इसी दौरान जीन पर्दे के पीछे खड़ा होकर उनकी बातचीत सुन रहा होता है। नेन युग्गी से जीन के साथ मिलकर काम करने को कहती है और उसे पैसों की एक भारी थैली सौंपती है, जिससे वह खुश होकर जांच में पूरा सहयोग देने का वादा करता है। युग्गी के जाने के बाद नैन जीन को आवाज लगाती है और बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि वह छिपकर सब सुन रहा था। जीन उसके पास आता है और पूछता है, क्या वो मेरी काबिलियत के लिए मुझे इनाम देने बुला रही है? लेकिन नैन गुस्से में उसे पंखे से मारते हुए डांटने लगती है, ये कहते हुए कि उसने साफ साफ मुसीबत से दूर रहने को कहा था, फिर भी उसने परेशानी खड़ी कर दी। वह उसे याद दिलाती है कि वह अभी नया है और पहले ही मुश्किलें खड़ी कर चुका है। वह पूछती है, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया था जो तुमने सरकारी ऑफिसर से झगड़ा कर लिया? जीन खुद का बचाव करता है, ये कहते हुए कि लड़ाई उन्होंने पहले शुरू की थी, लेकिन नैन बीच में ही उसे रोक देती है और उससे कहती है, तुम्हारा शरीर तो ठीक से काम करता है, पर दिमाग नहीं। थोड़ी देर बाद शांत होकर नैन उसे समझाती है कि उसे अपना रवैया बदलना होगा और ध्यान रखना होगा कि उसकी वजह से उसके गौरव को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि वह इस शहर के सबसे बड़े ब्रॉथल की ओनर है। फिर वह पूछती है, क्या तुम्हें शरीर का एग्जामिनेशन करते समय कुछ पता चला? जीन जवाब देता है कि उसने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जानी हैं, लेकिन अभी उसे और जांच करनी होगी क्योंकि इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। नैन पूछती है, क्या तुम बस मेरी जिज्ञासा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसे तुरंत योंग के पास जाने को कहती है, लेकिन जीन कहता है कि योंग थोड़ा इंतजार कर सकता है, क्योंकि उसे पहले अपराध स्थल पर जाना होगा। जीन पूछता है, क्या वहां जाने की परमिशन मिल सकती है? नैन उसे अश्योर करती है कि लियांग गिल्ड एसोसिएशन की मेंबर होने के नाते ये मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर जीन राहत महसूस करता है और उसे तुरंत व्यवस्था करने के लिए कहता है, यह भरोसा दिलाते हुए कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सीन एक सुंदर यंग लेडी की ओर बदलता है। वह कहती है, मैं सॉन्ग पवेलियन से हूँ, मेरा नाम सियोन है, और वह बताती है कि वह मैडम लू के कहने पर आई है। जीन उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है, तुम वू चंगुन की कॉन्क्यूबाइन थी और सॉन्ग ब्रॉथल की ओनर हो। वह सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की एक साधारण ब्रॉथल में कैसे हो सकती है। सियोन जीन को बताती है कि उसे नैन का मैसेज मिला है और पूछती है, क्या तुम्हें क्राइम सीन की जांच करनी है? जीन हाँ करता है। फिर दोनों क्राइम सीन की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जीन बताता है कि आरोपी मैडम लू के परिवार का हिस्सा है, इसलिए वह पूरी कोशिश कर रही है हेल्प करने की। सियोन समझदारी से सिर हिलाती है, लेकिन यह भी बताती है कि क्राइम सीन को पूरी तरह बदल दिया गया है। फर्नीचर, फिक्सचर्स और यहाँ तक कि वॉलपेपर को भी बदल दिया गया है, तक कि दीवारों का आवरण भी हटा दिया गया है। शायद सभी सामान को कचरा जलाने की जगह पर फेंक दिया गया होगा, क्योंकि आज जलाने का दिन नहीं था, इसलिए वहां अभी भी वे चीजें मिल सकती हैं। जीन सियोन के चलने के ढंग को गौर से देखता है और महसूस करता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। जब सियोन उसकी अजीब हरकतें देखती है तो पूछती है, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? जीन जवाब देता है, कुछ नहीं, लेकिन जोड़ता है, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा। यह सुनकर सियोन हंस पड़ती है और उसकी तारीफ के लिए उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद जीन ने सियोन से कहा कि वो उसे वह कमरा दिखाए जहां क्राइम हुआ था, और यह भी बताया कि उसे उन सर्वेंट और कॉर्टिसन से भी बात करनी है जिन्होंने विक्टिम्स की सेवा की थी।
सियोन उसे कमरे तक ले गई, लेकिन पूरे रास्ते उसकी गतिविधियों को गहरी निगाहों से देखती रही। जीन उस इलाके में पहुंचा जहां फेंका गया फर्नीचर रखा था। उसने हर चीज की बारीकी से जांच शुरू की, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिरकार यहां क्या हुआ था। इसके बाद वे उस कमरे तक पहुंचे जहां विक्टिम्स बोंग ठहरा था। कमरे के अंदर कदम रखने से पहले जीन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक और दरवाज़ा देखा। उसने सियोन से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह इमरजेंसी एग्जिट है, जो कि अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस के लिए बनाया गया है। जीन की नज़र कमरे में मौजूद एक खिड़की पर भी पड़ी। वह उसके पास गया, उसे खोलकर बाहर झांकने लगा। उसके मन में यह सवाल उठा कि बोंग ने इतना अलग थलग कमरा क्यों चुना था। उसने सोचा, अगर वह उसकी जगह होता तो क्या करता। और तब उसे समझ आया, मुख्य सीढ़ियों से दूर यह कमरा उसे यह अंदाज़ा लगाने का समय देता कि कोई अचानक आ रहा है या नहीं। इस तरह वो हमले के लिए तैयार हो सकता था, और अगर खुद का बचाव करने के बाद भागना पड़ता तो उसके पास इमरजेंसी दरवाजे से या साइड विंडो से भागने का रास्ता था। जीन को अब इस कमरे की स्ट्रेटेजिक उपयोगिता समझ में आने लगी थी, लेकिन उसे लगा कि अभी भी एक आखिरी बात थी जिसे उसे पक्का करना था। उसी समय जब जीन खिड़की के पास खड़ा होकर अपनी जांच कर रहा था, तब उसे कोई छुपकर देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत सियोन थी, और ऐसा लग रहा था कि वह जीन को पहले से ही जानती है। सीन जेल में बदलता है जहां नैन का नेफ्यू बंद है। जीन वहां पहुंचता है, जोंग के साथ बातचीत की शुरुआत करते हुए कहता है, हाल ही में तुम कई मुश्किलों से गुजरे हो यंग मास्टर। तभी जोंग अचानक खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसे मेरी आंटी ने मेरी मदद के लिए भेजा है। जीन उसको हाँ करता है और कहता है, तुम मुझे बॉडीगार्ड जीन कहकर पुकार सकते हो। जोंग भागते हुए जीन के पास आता है और मदद की भीख मांगता है। वह बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता है और जोर देकर कहता है कि उसने किसी की हत्या नहीं की। वह रोते हुए कहता है कि उसने अपनी आंटी को बहुत परेशानी और तनाव दिया है, लेकिन वह कसम खाता है कि वह किसी की हत्या नहीं कर सकता। वह तो एक कीड़े को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जीन उसे अजीब नज़रों से देखता है, फिर उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच यह खुलासा होता है कि जीन के पास एक यूनिक पावर है जिससे वह पता लगा सकता है कि कौन किलर है। जीन एक्सरे जैसी विजन से जोंग को देखता है और उसे पता चलता है कि जोंग इनोसेंट है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जीन ने पहले भी अपनी इस यूनिक एबिलिटी का यूज़ किया था। हम देखते हैं कि कुछ ठग्स एक गरीब आदमी को घेर कर उससे पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने जीन को वहां देखा तो उन्होंने उससे उसकी पहचान पूछी। जीन ने तुरंत अपनी पावर का उपयोग करके पहचान लिया कि ये सभी लोग हत्यारे हैं, लेकिन पीड़ित व्यक्ति का औंदरा अलग था। तभी एक ठग ने जीन पर हमला किया, लेकिन जीन ने उसे आसानी से हरा दिया। इससे बाकी ठग्स भड़क गए और सबने मिलकर हमला कर दिया, लेकिन जीन ने सभी को बिना किसी परेशानी के हरा दिया और पीड़ित व्यक्ति के पास गया। वो व्यक्ति जीन का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन जीन ने उसे सस्पिशियस नज़रों से देखा और कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे सिर्फ अपना फेस बदलकर धोखा दे सकते हो। इसके बाद जीन ने उस व्यक्ति को कहा, मैं जानता हूं कि तुम द नाइन नेतर मिस्टिक सेक्टर के गद्दार हो। तभी अचानक से वो आदमी जीन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जीन उसे तुरंत ही मार डालता है। इसके बाद जीन ने बताया कि उसकी यह यूनिक एबिलिटी उसके जीवन में बेहद यूज़फुल साबित हो रही थी। सीन चेंज होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जीन जोंग से कहता है, मुझे यकीन है कि तुम किलर नहीं हो। जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया। जोंग हैरान होकर पूछता है, क्या बस इतना ही? क्या तुम मुझसे और सवाल नहीं पूछोगे? जीन कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है, लेकिन वह वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा। जोंग हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि जीन सिर्फ एक सवाल पूछकर कैसे अपनी जांच पूरी कर सकता है। वह जीन को रोकने के लिए आवाज लगाता है और रिक्वेस्ट करता है कि जांच गहराई से की जाए ताकि उसे झूठे आरोपों से बचाया जा सके, लेकिन जीन वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है। जीन नैन के घर जाता है और उसे बताता है कि उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। नैन को यकीन नहीं होता कि जीन ने इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी कैसे पूरी कर ली है। जीन कॉन्फिडेंट से कहता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन एबिलिटीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं और ये केस वैसे भी इतना मुश्किल नहीं था।
नैन उसे एरोगेंट कहती है और पूछती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जोंग ही हत्यारा है? जीन क्लियर करता है कि जोंग निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया। नैन राहत की सांस लेती है और उससे पूछती है, क्या इसका मतलब है कि जोंग को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा? जीन उसे कॉन्फिडेंट से कहता है, एक बार जब उसकी निर्दोषता साबित हो जाएगी तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, संभवतः अगले ही दिन। और वैसे भी यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अचानक नैन खड़ी होती है और जीन का हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद देती है। फिर प्यार से कहती है, अगर तुम नहीं होते तो ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। जीन नैन के ऐसे व्यवहार से चौंक जाता है और नैन को भी एहसास होता है कि उसने अभी क्या किया है। वह तुरंत उसका हाथ छोड़ देती है और थोड़ा पीछे हटकर कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जीन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि उसे खुशी है कि वह मदद कर सका, लेकिन आगे कहता है कि अभी पूरी तरह रिलैक्स करने का समय नहीं आया है। वह समझाता है कि यह केस सिर्फ पर्सनल दुश्मनी का नहीं है, बल्कि दो मार्शल आर्ट्स फैक्शंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा है। नैन यह सुनकर चौंक जाती है और उससे विस्तार से बताने को कहती है। फिर वह कहती है, योंग तो बस एक साधारण लड़की थी, तो फिर उसका इन मार्शल आर्ट्स सेक्ट्स के कॉन्फ्लिक्ट से क्या लेना देना हो सकता है? जीन ने कहा था कि अभी रिलैक्स करने का समय नहीं है, क्योंकि यह केस सिर्फ पर्सनल दुश्मनी का नहीं है, बल्कि दो मार्शल आर्ट्स फैक्शन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा है। नैन यह सुनकर हैरान हो जाती है और जीन को विस्तार से बताने के लिए कहती है। वह आगे कहती है, योंग तो बस एक साधारण लड़की थी, तो फिर उसका मार्शल आर्ट सेक्ट के कॉन्फ्लिक्ट से क्या लेना देना हो सकता है? जीन कहता है, तुम सही कह रही हो। यांग और जोंग का इन फैक्शन से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन उनकी बदकिस्मती उन्हें इस मुसीबत में खींच लाई। नैन हैरान होकर कहती है, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि असली टारगेट बोंग था? जीन सीरियस होकर जवाब देता है, बिल्कुल। फिर वह समझाता है, बोंग कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि द मार्शल अलायंस का एक स्पाई था जो विंडबेल डिवीजन के लिए काम कर रहा था। फिर वह आगे बताता है, जब मैंने बोंग के शरीर की जांच की तो मुझे उसके शरीर पर एक रेयर स्टोन के पार्टिकल्स और कुछ सीक्रेट टेक्निक के निशान मिले, जो सिर्फ विंडबेल डिवीजन के मेंबर्स ही यूज करते हैं। इसके अलावा उसका रूम इस तरह से अरेंज था कि किसी भी खतरे की सिचुएशन में वह जल्दी से भाग सके। नैन उलझन में पड़ जाती है और पूछती है, अगर वह सच में एक स्पाई था तो वह सॉन्ग ब्रॉथल के अंदर क्यों छिपा हुआ था? जीन हल्की सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मार्शल अलायंस की प्लानिंग इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उसे समझना इम्पॉसिबल है। फिर वह आगे कहता है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब सच्चाई मैं कोर्ट में रिवील करूंगा। नैन हैरान होकर कहती है, क्या इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता है कि असली अपराधी कौन है? फिर वह आगे कहती है, मुझे भी बताओ, असली अपराधी कौन है? जीन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है। अगर सच सामने आया तो तुम्हारा ब्रॉथल और शायद तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। जीन सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम अब भी सब कुछ जानना चाहती हो? नैन धीरे से जवाब देती है, जो तुमने अब तक बताया है वही काफ़ी है। जीन को राहत महसूस होती है और वह कहता है, ये सही डिसीजन है। इस दुनिया में कभी कभी इग्नोरेंस एक ब्लेसिंग होती है और ज़्यादा नॉलेज एक कर्स बन सकता है। फिर वह नैन से वादा करता है, कल कोर्ट में जो जानना ज़रूरी होगा वह तुम्हें पता चल जाएगा। सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जीन अपने घर आता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। वह अपनी तलवार कसकर पकड़ता है और अचानक बोलता है, इतनी ठंडी रात में छिपकर खड़े रहने से तुम्हारी स्किन खराब हो सकती है, तो इसलिए तुम अंदर आ जाओ। अगले ही पल एक अनजान व्यक्ति उस पर हमला कर देता है। जैसे ही वह अंदर आता है, एक फियर्स बैटल शुरू हो जाती है। हमलावर जीन की स्किल की तारीफ करता है और कहता है, तुमने अभी तक अपनी स्किल्स बरकरार रखी हैं। हमलावर बेहद तेजी से मूव करता है और ड्यूल वेपन्स से वार करता है, लेकिन जीन उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है और अपनी तलवार से काउंटर अटैक करता है। लेकिन हमलावर भी बेहद स्किल्ड होता है। वह जीन के हमले से बचकर पलटवार करता है, जिससे जीन नीचे गिर जाता है। हमलावर जीन को बेड पर गिरा देता है और मजाक में कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी पुरानी बेरहमी कहाँ चली गई? जीन कहता है, मैं तुमको दिन की रोशनी में नहीं पहचान पाया।
हमलावर हंसते हुए अपना चेहरा दिखाती है। हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि सियोन है, सॉन्ग ब्रॉथल की ओनर। जिससे जीन की मुलाकात सुबह हुई थी, ये उसका असली चेहरा होता है। सियोन कहती है कि उसे लगा था कि जीन को उसकी मौजूदगी का अंदाज़ा होगा। जीन उसकी कमर पकड़ता है और उसे बेड पर गिरा देता है। फिर उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। सियोन हल्का हंसती है और कहती है, तुम अभी भी झूठ बोलने में माहिर हो। सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जीन सियोन से पूछता है, तुम लुआंग में क्या कर रही हो? सियोन जवाब देती है, मैं यहाँ पिछले 6 महीने से काम कर रही हूँ। जीन कहता है, उस बूढ़े आदमी के साथ काम करना मुश्किल रहा होगा। सियोन हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, क्योंकि वह आदमी अपंग है। उसके पास तो चम्मच उठाने जितनी भी ताकत नहीं है। फिर वह जीन से पूछती है, बताओ, केस में अब तक क्या पता चला? जीन बताता है, एक एक्सीडेंटल डेथ, छेड़छाड़ किया गया क्राइम सीन, जोंग पर झूठा इल्ज़ाम और विंड बेल डिवीजन की इन्वॉल्वमेंट। साथ ही मैंने यह भी पता लगाया है कि तुम 9वीं अंडरवर्ल्ड सेक्ट के अंदर एक की फिगर हो। सियोन जीन की तारीफ करती है और पूछती है, क्या तुम सभी जानकारी को रिवील करने के बारे में सोच रहे हो? जीन उसे बताता है कि उसका केवल एक ही मकसद है, जोंग की बेगुनाही साबित करना। जब सियोन यह सुनती है तो वह रिलीफ महसूस करती है। जीन आगे कहता है, तुम 9th अंडरवर्ल्ड सेक्ट की 5th डिवीजन की लीडर हो, और वो भी मार्शल आर्ट वर्ल्ड की 3 बड़ी खुफिया एजेंसियों में से एक की। लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि तुम एक ऐसे ब्रॉथल के अंदर मौजूद हो। सियोन कहती है, यदि तुम मेरे फैक्शन में ज्वाइन होने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हें इसका कारण बता सकती हूँ। जीन उसे आसानी से मना कर देता है, ये कहते हुए, तुम्हें जवाब पहले से ही पता है। सियोन मान जाती है और एडमिट करती है कि जीन किसी भी ग्रुप से बंधना पसंद नहीं करता, क्योंकि वह मार्शल आर्ट्स सेक्ट्स के बीच आज़ादी से जीना पसंद करता है। सियोन उसे बताती है, अगर यह सच रिवील हुआ तो मिलिट्री अलायंस इसमें हस्तक्षेप करेगा, जिससे मुझे और मेरी टीम को पीछे हटना पड़ेगा। सियोन प्यार से पूछती है, क्या जीन इस बार सिर्फ मेरे लिए इस केस को छोड़ सकता है? जीन जवाब देता है, मुझे जोंग की बेगुनाही साबित करनी होगी ताकि मुझे मेरी पेमेंट मिल सके। सियोन उसे 10 गुना रकम ऑफर करती है, लेकिन वह मना कर देता है, ये कहते हुए कि यह मेरे प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। सियोन चौंक जाती है और पूछती है, क्या तुम सीरियस हो? जीन कहता है, मैं अपने सिद्धांतों से नहीं हटूंगा। सियोन चिल्लाकर कहती है, तुम्हें कब से इन चीज़ों की परवाह होने लगी? जीन जवाब देता है, जब से मैं लुआंग आया हूँ। सियोन उदास महसूस करती है और कहती है, ये मेरे लिए गलत है, क्योंकि तुमने उस ऑपरेशन को बर्बाद कर दिया जिस पर मैं 6 महीने से काम कर रही थी। जीन पूछता है, क्या अब तुम मुझसे नफरत करने लगी हो? सियोन एक गहरी सांस लेती है, उसे गले लगाती है और कहती है, काश मैं तुमसे नफरत कर पाती। फिर वह उसकी तरफ देखती है और कहती है, जीन, तुम पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो और ये मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। वह उसे जोर से गले लगाती है और अलविदा कहती है, हम फिर मिलेंगे। सीन चेंज होता है। लोयांग कोर्ट हाउस दिखाया जाता है। लोयांग कोर्ट हाउस के अंदर जोंग मौजूद होता है, जहां जज सॉन्ग ब्रॉथल में हुई हत्या के ट्रायल की शुरुआत की घोषणा करता है। नैन और सियोल भी ट्रायल में शामिल होते हैं, जबकि जीन भी वहां मौजूद होता है। जज लीड इन्वेस्टिगेटर को संबोधित करता है और कहता है, तुमने दावा किया था कि असली कातिल कोई और है, जिसके कारण ये केस फिर से खोला गया। अगर तुम्हारा दावा गलत साबित हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लीड इन्वेस्टिगेटर, जिसका नाम जो होंग है, वह सामने आता है, जज को ग्रीटिंग्स करता है और अपने दावे की पुष्टि करता है। वह बताता है, जब मैंने सॉन्ग ब्रॉथल के स्टाफ के इंटरव्यूज़ की समीक्षा की तो मुझे केस में कुछ अजीब बातें दिखाई दीं। जो होंग बताता है, घटना के दिन जब जोंग और यांग एक कमरे में थे तो वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बोंग की चीखें नहीं सुनी, सिर्फ यांग की चीखें सुनी। वो आगे कहता है, यांग की चीख के तुरंत बाद कुछ सेकंड्स में ही जोंग को पकड़ लिया गया, जो कि नॉर्मल समय से काफ़ी कम था। फिर भी सभी ने उसे दोषी मान लिया, क्योंकि उसके और यांग के बीच रोमांटिक अफेयर की अफवाहें थीं। जो होंग कहता है, मुझे एहसास हुआ कि केस में और जांच की ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक स्पेशलिस्ट की मदद ली। फिर वह जीन की ओर मुड़ता है और उससे अपनी जांच के बारे में बताने के लिए कहता है।
जीन अदालत के सामने खड़ा होता है और खुद को इस केस की दोबारा जांच के लिए अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेटर के रूप में बताता है। जज उसे आगे बोलने की अनुमति देता है। जीन सबसे पहले जोंग से पूछता है, क्या तुम्हें अब भी अपराध वाले दिन की कोई बात याद नहीं है? जोंग कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं और इसलिए मैं इस केस में कुछ भी गवाही नहीं दे सकता। जीन यह सुनकर अदालत को बताता है कि उसने मार्शल आर्ट्स फैक्शंस के बीच काम करते हुए एक रेयर और सीक्रेट पॉइजन के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। वह बताता है कि इस पॉइजन को माहो कहा जाता है। ये एक घातक जहर है जिसे अक्सर महिलाओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी तरह रंगहीन और गंधहीन होता है और एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद इसे पहचान पाना लगभग असंभव हो जाता है। जीन विस्तार से बताता है कि घटना वाले दिन असली कातिल ने यह जहर जोंग के ड्रिंक में मिला दिया हो सकता है या उसे इसका पाउडर इन्हेल करवा दिया गया होगा। जीन बताता है कि जो भी इस जहर का शिकार होता है वह जहर देने वाले के आदेशों को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। कोर्टरूम में मौजूद सभी लोग इंक्लूडिंग नैन और सियोल जीन के इस खुलासे से हैरान रह जाते हैं। जो होंगजिन के दावे को सही बताता है जिससे जज जीन को आगे जारी रखने के लिए कहता है। जीन घोषणा करता है कि वह अब अपने अगले पॉइंट पर आएगा और वह उन कंटेनर्स के पास जाता है जिनमें लाश रखी गई है। जीन अदालत के सामने बॉडीज की जांच करने की बात कहता है। विक्टिम के हाथों को दिखाते हुए वह कोर्ट में बताता है कि दोनों शवों में कुछ अलग है। वह कहता है कि बोंग के हाथों पर कट और चाकू के घाव हैं, लेकिन यांग के हाथों पर ऐसा कुछ नहीं है। जीन आगे कहता है कि ऐसे कटाव को डिफेंसिव वंड्स कहा जाता है, जो तब होते हैं जब कोई अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है। वह यह भी बताता है कि यांग के हाथों पर ऐसे घाव न होना यह दिखाता है कि बोंग को मार्शल आर्ट्स की अच्छी ट्रेनिंग थी, जिससे वह हमले का सामना कर सकती थी। इसके बाद जीन बताता है कि पीड़ितों के शरीर पर मिले घाव अनयूजुअल हैं और वह इसे प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक एनिमल कॉर्प्स का उपयोग करेगा। जीन जानवर की लाश के पास जाता है और जज को समझाता है कि यह प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन उसकी बात को और स्पष्ट करेगा। वह उस व्यक्ति का थैंक्स करता है जिसने इस पर्पस के लिए जानवर को लटकाने में मदद की। फिर वह अपने असिस्टेंट से जानवर की लाश पर वार करने के लिए कहता है और जीन जज को बताता है कि एक आम व्यक्ति, भले ही उसके पास बेहद तेज वेपन हो, वह साफ और सटीक कट नहीं लगा सकता क्योंकि सही तकनीक की कमी के कारण घाव असंतुलित हो जाते हैं। इसके बाद जीन अपना वेपन निकालता है और बताता है कि जो व्यक्ति मार्शल आर्ट्स और वेपन हैंडलिंग में ट्रेंड होता है वह बेहद क्लीन और प्रिसाइज वूंड्स बना सकता है। वह अपने ब्लेड से एक ही वार में जानवर की लाश को 2 टुकड़ों में काट देता है और इसे पीड़ितों के घाव से तुलना करता है। इस पर जज बीच में बोलते हुए जीन से पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? जीन जवाब देता है, ये केस कोई प्यार और ईर्ष्या की कहानी नहीं है, बल्कि 2 स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच की लड़ाई का रिजल्ट है। फिर जीन आगे बताता है कि यह केस इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मिलिट्री अलायंस के इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जीन फिर समझाते हुए बताता है कि देश के अंदर और बाहर बढ़ती अशांति के कारण रॉयल फैमिली की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि मिलिट्री अलायंस लगातार स्ट्रॉन्गर हो रहा है। वह यह भी बताता है कि अलायंस ने अब उन टेरिटरीज की सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल लिया है जो सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं, जिससे दोनों पावर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण अंततः वुहान समझौता किया गया, जो हुबेई प्रांत के वुहान शहर में स्थित सैन्य गठबंधन हेडक्वार्टर के नाम पर रखा गया था। जीन कहता है कि इस अग्रीमेंट के अनुसार मार्शल आर्ट्स रिलेटेड केसेस की इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट केवल मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा ही किया जाना चाहिए। जज इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी पर विचार करते हुए स्वीकार करता है कि मिलिट्री अलायंस का इंटरवेंशन वास्तव में ज़रूरी है। वह जीन से पूछते हैं, क्या यह सही है? जीन हाँ कहता है। जीन आगे कहता है कि बोंग और यांग के शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव हैं। वह इस ओर इशारा करता है कि इतनी तीखी और सटीक चोटें जो हड्डियों तक काट सकती हैं, केवल किसी ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट द्वारा ही दी जा सकती हैं। इसके बाद वह जोंग की ओर देखता है और कहता है कि जोंग ने कभी भी मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग नहीं लिया, जिससे यह इम्पॉसिबल हो जाता है कि ये घाव उसी ने किए हों। इस पर जोंग डर के मारे रोने लगता है। फिर
जीन अदालत में घोषणा करता है कि उसके पास जोंग की बेगुनाही साबित करने के लिए अतिरिक्त सबूत हैं। वह खुलासा करता है कि अपराध स्थल पर जोंग के पास से मिला हथियार ही मुख्य प्रमाण है। जीन चाकू को पकड़ते हुए बताता है कि यह एक साधारण रसोई का चाकू है। अगर इससे हड्डियां काटी गई होतीं तो इस पर साफ तौर पर घिसाव या टूट फूट के निशान होते। इसके बाद जीन अदालत को समझाता है कि बोंग की एक पसली पर एक असाधारण रूप से तेज और सटीक धारदार हथियार से किया गया घाव मिला है, जो किसी साधारण रसोई के चाकू से संभव नहीं है। फिर वह अदालत को बताता है कि असली हत्यारे ने अपराध स्थल को इस तरह से बदला कि जोंग दोषी लगे, लेकिन वह सभी सुराग मिटाने में असफल रहा। अंत में जीन निष्कर्ष निकालता है कि सभी प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए असली हत्यारा एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट है, जिसने एक विशेष प्रकार के हथियार का उपयोग किया। जीन बताता है कि बोंग और यांग को मारने के बाद हत्यारे ने अपराध स्थल को इस तरह सजाया कि जोंग अपराधी लगे। ये सुनकर अदालत में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये देखकर जोंग की बहन रोने लगती है। जज अपने मन में सोचता है कि वह कितना सौभाग्यशाली था कि उसने जोंग को सेंट्रल गवर्नमेंट को मर्डर्ड के रूप में रिपोर्ट नहीं किया। फिर वह जीन से पूछता है, क्या उसने असली हत्यारे की पहचान कर ली है? इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कारण बहुत ज़्यादा था और मैं रेगुलर वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन आज एक वीडियो अपलोड करा हूँ, अच्छा सपोर्ट मिला तो उसके वीडियो कंटिन्यू करूँगा आगे भी और रेगुलर वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे चैनल को मोनेटाइज भी करना है, तो जल्दी सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।